हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 38 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है डिजिटल रुपया यानी ई रुपया के बारे में। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया यानी ई रुपया को लॉन्च कर दिया। आरबीआई ने अभी थोक लेन देन के लिए डिजिटल रुपया ई रुपया जारी किया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था चर्चा में। और इसमें जो हम जानेंगे कि ई रुपया क्या होता है और सीबीडीसी के लिए आरबीआई की क्या योजनाएं हैं, है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ये उपलब्ध होगा या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। और ई रुपये के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और आगे की क्या राह है, ये सभी बातें सभी मुद्दे हम इस टॉपिक में जानेंगे आज के वीडियो में। तो इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेते हैं। क्या है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यानी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अर्थात डिजिटल रुपया ई रुपया के बारे में बताते हुए समझाइए कि यह किस प्रकार क्रिप्टो करेंसी से भिन्न है। डिजिटल रुपया ई रुपया के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं ई रुपया के बारे में जानते हैं। तो आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, ठीक है, को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है। देश की मौद्रिक नीति के अनुसार यह केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ज्यादा डिटेल से नहीं समझा रहा है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इसे जरूर अच्छे से ध्यान से सुने और इसे शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करें, जिससे आपको, क्योंकि ये आप तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो आप तक पहुंचाने के लिए हम अपनी आवाज दे करके इसमें जो लिखा हुआ है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका इसका फायदा हो सके। आगे देखते हैं कि लीगल टेंडर एक बार आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद सीबीडीसी को 3 पक्षों यानी नागरिक, सरकारी निकायों और उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम एवं लीगल टेंडर माना जाएगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा या नोटों में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से किस प्रकार से भिन्न है, इसके बारे में देख लेते हैं। ई रुपया जो है डिजिटल रुपया, वो क्रिप्टो करेंसी से किस प्रकार भिन्न है। तो क्रिप्टो करेंसी जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की अंतर्निहित तकनीक डिजिटल रुपया प्रणाली के कुछ आयामों को कम कर सकती है, लेकिन आरबीआई ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। हालांकि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी प्रकृति में निजी है। दूसरी ओर डिजिटल रुपया को आरबीआई द्वारा जारी एवं नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वैश्विक परिदृश्य क्या रहेगा। तो जुलाई 2022 तक करीब 105 देश सीबीडीसी पर विचार कर रहे थे। इस देशों ने सीबीडीसी की शुरुआत कर दी है, जिनमें सबसे पहला है वर्ष 2020 में सैंड डॉलर, जिसे बहामास, तथा सबसे नवीनतम है जमैका का जैम डेक्स। ठीक है, सब डिजिटल रुपए के बारे में सब सोच कर रहे हैं। तो आगे शामिल बैंक कौन कौन से बैंक इसमें शामिल है। तो थोक लेन देन के लिए होने वाले डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंक होंगे। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल है। ये बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेन देन के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का नाम दिया गया है। ठीक है, अब सीबीडी के लिए जो आरबीआई की योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो देखते हैं कि सीबीडीसी के प्रकार। तो डिजिटल रुपए के उपयोग एवं कार्यों के आधार तथा उसकी पहुंच के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए सीबीडीसी को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सामान्य उद्देश्य वाला खुदरा सीबीडीसी आर और थोक सीबीडीसी डब्ल्यू। ठीक है, यानी 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं इसको। इसमें पहला देखते हैं कि खुदरा सीडीबीसी जो है सीबीडीसी नकदी
का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो मुख्य रूप से खुदरा लेन देन हेतु है। इसका उपयोग सभी द्वारा किए जाएगा, यथा निजी क्षेत्र, गैर वित्तीय उपभोक्ता और व्यवसाय। हालांकि आरबीआई ने यह नहीं बताया कि खुदरा व्यापार में यानी मर्चेंट ट्रांजैक्शन में ई रुपए का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अगला है कि थोक सीबीडीसी को चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बैंक द्वारा किए गए वित्तीय लेन देन के लिए निपटान प्रणाली को सरकारी प्रतिभूतियों यानी जी सेक्रेटरी सिगमेंट, अंतर बैंक बाजार और पूंजी बाजार में परिचालन लागत, संपार्श्विक के उपयोग एवं तरलता प्रबंधन के संदर्भ में अधिक कुशलता पूर्वक तथा सुरक्षित रूप से बदलने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, किस तरह से होगा। तो एक विकल्प के रूप में ऑफलाइन कार्य क्षमता सीबीडीसी को इंटरनेट के बिना लेन देन का करने की अनुमति देगी और इस प्रकार खराब या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में पहुंच को सक्षम करेगी। ठीक है, जैसे आप लोग जैसे फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं या पेटीएम चलाते हैं, तो क्या नेट चाहिए इसके लिए, लेकिन ये ऐसी होगी ऑनलाइन में भी मोड में कि जहां नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है तो वहां भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, यानी बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के इसे क्या है ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि यह वित्तीय प्रणाली से असंबद्ध आबादी के लिए डिजिटल फुटप्रिंट साबित होगा, जिससे उन्हें ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हालांकि आरबीआई को लगता है कि ऑफलाइन मोड में दोहरे खर्च का जोखिम रहेगा, क्योंकि सीबीडीसी के सामान्य खाता बही को अपडेट किए बिना सीबीडीसी इकाई का एक से अधिक बार उपयोग करना तकनीकी रूप से संभव होगा। ठीक है, देखते हैं कि ई रुपए के फायदे क्या हैं। तो भौतिक नकद प्रबंधन में शामिल परिचालन लागत में कमी, वित्तीय समावेश को बढ़ावा, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता एवं नवीनता लाना। यानी कह रहा है कि यानी जब डिजिटल रुपए की लाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कि भौतिक नकद प्रबंधन में जो शामिल परिचालन लागत है उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, वित्तीय जो समावेशन को बढ़ावा देना ये हो जाएगा, भुगतान प्रणाली में लचीलापन आएगा, कोई भी एक दूसरे को जस्ट ट्रांजैक्शन कर सकता है। जनता को ऐसी सुविधा प्रदान करता है जो कोई भी निजी आभास मुद्रा संबंध जोखिमों के बिना प्रदान कर सकती है। ठीक है, अगला फायदे हैं कि नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जो उसके कॉपी में जो उसके जेरोक्स में पैसे छाप लेते हैं, जैसे उसके उसके 2 कॉपी अप टू है ना, उस तरह से जो नकली करेंसी जो छापे जाते हैं, जैसे 10 रुपए के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट, तो इस तरह से उसे क्या होगा, छुटकारा मिलेगा। और देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी ई रुपए आने के बाद कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। डिजिटल करेंसी आने से और इससे हमारा क्या होगा, भ्रष्टाचार जो है ना वो भी बहुत कम होगा। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों को बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। अन्य जो लाभ है वो क्रिप्टो करेंसी की तुलना में डिजिटल रुपए का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि इसे एक इकाई द्वारा विनियमित किया जाएगा, जिससे बिटकॉइन जैसी अन्य आभासी मुद्राओं से जुड़े अस्थिरता जोखिम को कम किया जा सकेगा। अब आगे की राह क्या है, तो उन अंतर्निहित तकनीकों पर निर्णय लेने के लिए तकनीकी स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिए जिन पर सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए भरोसा किया जा सकता है। अगला है कि सीबीडीसी की इस पहल को एक सफल बनाने के लिए आरबीआई को व्यापक आधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वीकृति बढ़ाने के लिए मांग पक्ष के बुनियादी ढांचे तथा ज्ञान के अंतराल को दूर करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आरबीआई को विभिन्न मुद्दों, डिजाइन के विचारों और डिजिटल मुद्रा की शुरुआत के निकट प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक रहा, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।